नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और कई विषयों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, जैसे संदीप घोष का सच क्या है, लेटरल एंट्री का सियासी खेल क्या है, बांग्लादेश में शरिया कानून की तैयारी है क्या, तो हिंदुओं को क्या होगा, और साथ ही साथ मदरसों का पाकिस्तानी कनेक्शन, और उसके बाद अमेरिका में हिंदुओं को खतरा है क्या। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल पर भूमिका का सवाल उठा दिया है, भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब राज्य सरकार ने भी कार्रवाई के मूड में अपना मन बना लिया है, कार्रवाई के मूड में वो नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं की जांच करेगी। वहीं रेप मर्डर मामले में लगातार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है। अब तक पूछे गए कई सवालों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सवालों पर दिए गए अपने ही जवाब को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष लगातार बदल रहे हैं। खबर है कि सीबीआई संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने की तैयारी में है। सोचिए, ये वही प्रिंसिपल है जिसको पुलिस ने तो छोड़ दिया था, कोई पूछताछ नहीं, उनका इस्तीफा ले लिया, नए कॉलेज में उनको प्रिंसिपल बना दिया गया, सब कुछ आराम से चल रहा था। लेकिन सीबीआई ने समझा है कि दाल में कुछ काला है या कि पूरी की पूरी दाल काली है। इस प्रिंसिपल को जो सीबीआई है बिल्कुल छोड़ नहीं रही है, धर दबोचा है। लगातार घंटों घंटों सारा दिन इससे पूछताछ हो रही है। देखिए आखिर जांच एजेंसी की रडार पर क्यों है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल यानी कि संदीप घोष। कोलकाता में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से बेहद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि हम डॉक्टरों की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, और ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। कोलकाता केस में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और इसे गंभीर मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल भी पूछे हैं जो ममता बनर्जी को चुभ सकते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद कड़क लहजे में कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, कैसे हजारों लोग आरजी कर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। सीजीआई ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर प्रिंसिपल ने डॉक्टर केस को सुसाइड क्यों बताया, साथ ही प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। सीजीआई का सख्त निर्देश है कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। वहीं दूसरी ओर इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल बोस दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें राज्य के हालात और राज्य से लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दे सकते हैं, और ये बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ओर भी इशारा करता है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन मुलाकातों का क्या नतीजा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। इस पूरी खबर के बारे में अगर मैं विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूं तो ये वही प्रिंसिपल है जिसको बताया जाता है कि ये टीएमसी का करीबी है। वहां की स्टूडेंट विंग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकती है। 2 बार इसका ट्रांसफर किया गया था, दोनों बार ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया गया, वापस इसी कॉलेज में इसको वापस वहां पर स्थापित कर दिया गया। कई गंभीर आरोप है और अब तो करप्शन का चार्ज इस पर लगा, यानी करप्शन का केस इस पर चलेगा। कहा जाता है कि वहां पर कुछ भी होता था तो उसका कट उसको मिलता था, यानी कि कट मनी उसको मिलता था।
था, जो कि आरोपी भी है, उस पर भी आरोप है कि वो कमीशन खाता था हर काम को लेकर, चाहे वो कोई वहां पर एडमिशन को लेकर हो, चाहे किसी को भर्ती कराना हो, किसी पेशेंट को, हर चीज में कमीशन की आरोप है वो इस पर लगते थे। और भी कई संगीन आरोप इस प्रिंसिपल पर हैं और इसको करीबी भी माना जाता है टीएमसी का और ममता बनर्जी का। तो क्या इसको बचाया जा रहा था? क्योंकि इसने जब इस्तीफा दिया, इसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, यानी कि इसको हटा दिया और साथ ही साथ नए कॉलेज में इसको नौकरी मिल गई, प्रिंसिपल में बहाल कर दिया। तब हाईकोर्ट का जब दखल आया, तब इसकी अकल को ठिकाने लगाया गया और अब सीबीआई लगातार इसी से पूछताछ कर रही है। चलिए, सीबीआई तो पूछताछ कर रही है, हमने आपसे भी एक प्रश्न पूछा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश है क्या? हां या ना, आप बताइए। जनता जनार्दन सब जानती है। ये लीजिए, जनता की राय सर्वोपरि 98% 98% लोग कहते हैं हां, 2% कहते हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि रेप मर्डर मामले में आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो यह कहूंगा कि भाई, आरोपी कौन, यह भी एक बड़ा सवाल है। जिसको गिरफ्तार किया गया है, क्या वो आरोपी है? क्या फिर इसमें प्रिंसिपल की भी मिली भगत है? क्या इसमें कोई और छात्र भी जो थे वो सम्मिलित थे? क्योंकि जो ऑटोप्सी की बात कही जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कही जाती है, उसमें गैंग रेप का अंदेशा तो बताया ही गया है। और इतने बड़े लेवल पर वहां पर हजारों, 5,000 से 7,000 लोग वहां पर विद्रोह करने, आंदोलन करने आते हैं और वहां पर पुलिस नदारद रहती है, पुलिस गायब रहती है। पूरा जो क्राइम सीन है उसको टैंपर कर दिया, डिटीरियोरेट कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। जिस कमरे में आरोप है कि उस लड़की के साथ रेप, बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, मैं तो कहूंगा उसके बगल में एक टॉयलेट को बना दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। और कितना झूठ बोला जाएगा, मैं तो कह रहा हूं सब कुछ साफ साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी? क्राइम सीन में 5,000 7,000 लोग आ रहे हैं, पुलिस को क्या पता नहीं था? ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो बहुत कुछ काला है, पूरी की पूरी दाल काली है पश्चिम बंगाल में। इसीलिए हर तरफ से, हर जगह पर आंदोलन हो रहा है और पूरा पश्चिम बंगाल तो जाग ही चुका है, आंदोलन कर रहा है उस डॉक्टर बिटिया के लिए, इंसाफ मांगने के लिए, जो इकलौती बच्ची थी अपने मां बाप की। और अब उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब असली गुनहगार जितने भी हैं, अगर गैंगरेप है तो जितने भी हैं, सभी को फांसी की सजा हो। और सीबीआई अब जो है बाल की खाल तो निकाल ही लेगी और इंसाफ दिला के ही रहेगी, क्योंकि सीबीआई के पास केस तब आता है जब कोई और उसे सॉल्व नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख करते हैं। कोलकाता के बारे में विस्तार से आपको बताया और दांव पेच क्या खेले जा रहे हैं सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, सब आपको बताया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लैटरल एंट्री की, यानी डायरेक्ट भर्ती की। नौकरशाही में लैटरल एंट्री के तहत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार ने यूपीएससी को इस संबंध में पत्र यानी लेटर लिखा है। बता दें कि लैटरल एंट्री भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को चिट्ठी लिखी गई है। पत्र में उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान ऐसी नियुक्ति पर की गई पहल का भी जिक्र किया। इस पत्र में कहा गया है, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, कि साल 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में पहली बार केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी। अभी हाल ही में यूपीएससी की ओर से लैटरल एंट्री का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी प्रक्रिया और उसमें आरक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। लगातार इस पर सवाल उठाने के बाद सीधी भर्ती यानी लैटरल एंट्री, सरल भाषा में सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा गया है। आपको बता दें कि यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली थी अभी हाल ही में। इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये नियुक्तियां विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव और डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होनी थी। इस विज्ञापन के द्वारा लैटरल एंट्री को लेकर विज्ञापन निकालने के बाद से ही राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष के ने सरकार पर हमलावर हुए, वो अटैक करा। सरकार के इस फैसले को दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला करार दिया। उन्होंने भाजपा पर आरक्षण को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लैटरल एंट्री स्कीम को बहुजन समाज के आरक्षण को छीनने वाली प्रक्रिया करार दिया। देखिए लैटरल एंट्री पर सरकार को क्यों यू टर्न लेना पड़ा है। कांग्रेस जो खुद लैटरल एंट्री सिस्टम को लेकर आई थी, अब उसी प्रणाली पर सवाल उठा रही है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस और विपक्ष ने अपनी राजनीति को जातिवाद और वोट बैंक के लिए इस कदर गिरा दिया है कि वे अपने ही फैसलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कांग्रेस और अन्य, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो चलिए, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जातिवाद की राजनीति है क्या, जातिवाद जो है उसका एक उदाहरण है क्या? क्योंकि ऐसा जो चल रहा है, जो लैटरल एंट्री की बात की जाती है, डायरेक्ट भर्ती की बात की जाती है, ये कोई भाजपा यानी बीजेपी सरकार के द्वारा तो लाया नहीं गया था। 2005 से 2014 के बीच ही सारी एंट्रीज हुई थी। शुरुआत ये जो कुछ हुआ था यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। तो जातिगत जनगणना से लेकर जातिवाद की राजनीति का आरोप जो कि विपक्ष पर लगता ही रह रहा है, क्या ये उसी को भुनाने का प्रयास इस मुद्दे पर भी किया जा रहा है? तो हमने आपको जो खबर बताई वो तो बताई, हमने आपसे प्रश्न भी पूछा, हमने आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, क्या जातिवाद की राजनीति कर रही है कांग्रेस? 78%। हम नहीं कह रहे, हम कुछ भी नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं 78%, 78% लोग कह रहे हैं हां, 22% 22% लोग कह रहे हैं ना। बहुमत यह मानता है कि जातिवाद की राजनीति कांग्रेस कर रही है। तो हम आपको बार बार यह कहते हैं कि आप पोल में भाग लीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हम आपके लिए पोल लेकर आते हैं, उसमें आप जो भाग लेते हैं, जितना परसेंटेज आता है, जितना प्रतिशत आता है, उतना ही हम आपको दिखाते हैं। जनमत कार्यक्रम का आधार ही आप हैं, जनता हैं। चलिए, अगली खबर के बारे में बताएंगे और उसका पोल भी आपको दिखाएंगे। बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश के इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के उपाध्यक्ष महीदुद्दीन रब्बानी ने हाल ही में विवाद खड़ा कर दिया है। उसने कहा कि बांग्लादेश को अपने वर्तमान कानूनी और संवैधानिक ढांचे के विपरीत इस्लामी कानून को अपनाना चाहिए, जो कि लंबे समय से चला आ रहा उद्देश्य है उसका। बांग्लादेश हिंसा से जूझ रहा है, जिसके बाद चरमपंथी ताकतों ने अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी समुदायों और उनके धार्मिक स्थानों, विशेष रूप से, पुनः दोहराऊंगा, विशेष रूप से हिंदुओं पर कई लक्षित हमले किए हैं। रब्बानी ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा बांग्लादेश में एक इस्लामी राज्य बनाने का है। उसके अनुसार एक इस्लामी सरकार इस्लाम और उसके सिद्धांतों की रक्षा करेगी और साथ ही जनता को न्याय भी दिलाएगी। रब्बानी का कहना है कि पाकिस्तान का गठन इस्लाम के नाम पर हुआ था। इस्लाम पाकिस्तान के निर्माण का आधार था। पाकिस्तान का निर्माण इस्लामी शासन के लिए किया गया था। हम मुसलमान हैं और बांग्लादेश में बहुसंख्यक हैं। हम चाहते हैं कि यह देश इस्लाम का पालन करे और हमारी मांग जायज भी है। उसने यह भी आरोप लगाया कि जो है ये काफी समय से ये अत्याचार वहां पर चल रहे हैं, उनको बंद नहीं किया गया। जब 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदुओं, उनकी संपत्तियों और मंदिरों पर हमलों की रिपोर्टों का विरोध किया गया, तो उन्होंने दावा किया कि संगठन ने राजनेताओं से देश में मंदिरों और चर्चों की रक्षा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिफाजत-ए-इस्लाम चाहता है कि बांग्लादेश इस्लामी व्यवस्था का हिस्सा बना रहे। इस्लाम के अनुसार बहुसंख्यकों को देश पर शासन करना चाहिए और अल्लाह एक ही है। यह वही संगठन है, आपको बता दें, डिटेल बता रहे हैं, जो मोदी का खूब विरोध करता है। 26 मार्च बांग्लादेश की आजादी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए ढाका पहुंचे। शेख हसीना के पिता और राष्ट्र के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की शताब्दी भी उसी दिन पड़ी। हालांकि 26 मार्च को शुक्रवार की नमाज के बाद शहर की एक मस्जिद में मुसलमानों के एक समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन देखा गया और 28 मार्च को हिफाजत-ए-इस्लाम ने भारतीय प्रधानमंत्री के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमलों के जवाब में राज्यव्यापी बंद का आह्वान भी किया था। ऐसे में सवाल यह है कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा? आखिर हिंदुओं का क्या होगा जब ऐसे कट्टरपंथी, चरमपंथी लोग वहां पर शासन करेंगे? हमारा यह प्रश्न आपसे है, जो कि हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे पूछा। हमारा प्रश्न यह था, क्या बांग्लादेश में लागू होगा शरिया कानून? लीजिए, 85%। ये जनता का मत है, जनता जनार्दन सब जानती है। 85% लोग कहते हैं हां, शरिया लागू हो जाएगा। 15% अभी भुलेखे में है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुमत कहता है कि ऐसा हो जाएगा। बात करते हैं बिहार की और वहां के मदरसों की। बिहार के कुछ मदरसों में मजहबी कट्टरपंथ की शिक्षा दिए जाने का मामला सामने आया है। बिहार के मदरसों में कथित रूप से पढ़ाए जा रहे कट्टरपंथी पाठ्यक्रम और हिंदू बच्चों के दाखिले को लेकर उठे सवालों ने शिक्षा, धर्म और राष्ट्रीय एकता जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को एक साथ ला खड़ा किया है। दरअसल बिहार का मदरसा बोर्ड इन दिनों सुर्खियों में है। एनसीपीसीआर के आरोपों ने देश भर में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। आरोप यह भी है कि मदरसों में पाकिस्तान की किताबें तक पढ़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान की मदरसों में, वो भारत में, बिहार में। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बिहार के सरकारी मदरसों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम पर गंभीर चिंता जताई है। चिंतित हैं वो। कानूनगो ने कहा कि इन संस्थानों में तालीमुल इस्लाम जैसी कुछ किताबों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कथित तौर पर गैर मुस्लिम लोगों को काफिर बताती हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मदरसा पाठ्यक्रम में शामिल कुछ किताबें पाकिस्तान में प्रकाशित हुई हैं। पाकिस्तानी किताबें क्या करनी है आपको भारत में, और इनकी जांच की जा रही है, कानून को कह रहे हैं। मदरसा किसी भी रूप में बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए जगह नहीं है। बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को मदरसों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए। प्रियांक कानूनगो ने बिहार मदरसा बोर्ड के हवाले से आगे बताया कि मदरसे का पाठ्यक्रम यूनिसेफ ने तैयार किया है। उन्होंने यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड द्वारा किए जा रहे तुष्टीकरण की ओर इशारा किया है। प्रियांक कानूनगो ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसके ऊपर तालीमुल इस्लाम की हेडलाइन दी गई है। इसके पहले सवाल में तुम्हें किसने बनाया है कि जवाब में लिखा है अल्लाह ने मुझे और दुनिया की हर चीज बनाई है। एक अन्य सवाल था कि अल्लाह ने दुनिया कैसे बनाई, जिसके जवाब में लिखा गया है कि अपनी ताकत और हुक्म से बनाई है। जो अल्लाह को नहीं मानते उन्हें इस किताब में काफिर और किसी और को पूजने वाले लोगों को मुशारिक बताया गया है। तो आखिर बिहार में मदरसों में यह पाकिस्तानी कनेक्शन की क्या कोई आवश्यकता थी? पाकिस्तान की किताब की आवश्यकता थी? और इतना अगर उसमें सोच में बाकियों को काफिर ही बोला जाए तो ये क्या उसको पढ़ाना चाहिए? चेक होना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, सरकार को जागना चाहिए। ये जो तालीमुल इस्लाम किताब के बारे में चर्चा हो रही है, इसे किफ़ायतुल्लाह साहब ने लिखा और इसको सजेस्ट किया है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं और इस लिंक को क्लिक करते हैं तब ये पाकिस्तान में छपी हुई इसी किताब के ऊपर आपकी लिंक को रिडायरेक्ट करता है। जब हम उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा जो है, अंग्रेज़ी अनुवाद पढ़ते हैं तो उसके पेज नंबर 20 और 22 पे ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वो लोग जो एक से ज़्यादा भगवान में मानते हैं वो काफिर हैं। अब बिहार पर्टिकुलर राज्य को लेकर के अगर बात की जाए तो ये हमारे पास उनका जवाब भी है, जिसमें बिहार राज्य सरकार ने ये माना है कि वहाँ के मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हिंदू बच्चों को ये बताना कि वो अगर एक से ज़्यादा भगवान को मानेंगे तो वो काफिर कहलाएंगे, एकदम गलत बात है। उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से गलत असर डालेगी, उनके विकास को बाधा पहुंचाएगी और उनके अंदर एक हीन भावना का विकास होगा। हम राज्य सरकार से लगातार कह रहे हैं कि हिंदू बच्चों को इन मदरसों से बाहर करिए। दूसरी बात, सरकारी फंडिंग पे, सरकारी फंडिंग के साथ साथ यहाँ तो यूनिसेफ का पैसा भी शामिल है। यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की निगरानी के लिए विभिन्न स्टेट पार्टी कंट्रीज़ के साथ काम करने के लिए हुआ था। उनका काम है यूएनसीआरसी में जो तय बाल अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए काम करना। बिल्कुल सही बात है भाई, सरकारी पैसा है माने टैक्स का पैसा है। टैक्स के पैसे से अगर पढ़ाया कुछ जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग का हक सरकार को है, देश को है। और ये क्या पढ़ाया जा रहा है? अगर उसमें हिंदू बच्चे भी आ रहे हैं, पहली बात तो हम कहेंगे कि हिंदू बच्चों को जाने की आवश्यकता क्या है? आप मदरसों में जाना चाहते हैं, उससे अच्छा सरकारी स्कूल में चले जाएं या फिर ऐसे स्कूलों में जाएं जहां पर आप अपना पाठ्यक्रम सही रहे, आप पूजा पाठ के बारे में भी सीख सकें। आपको मदरसों में जाने की क्या मजबूरी है? या फिर यह भी कोई षड्यंत्र है? हमने आपसे सवाल पूछा कि बिहार में मदरसों का पाकिस्तानी कनेक्शन है क्या? 93% जनता ज्यादा जानती है। बहुमत, प्रचंड बहुमत ने कहा हां, बिहार में मदरसों का पाकिस्तानी कनेक्शन है। 7% नहीं मानते, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत यह मानता है कि है पाकिस्तानी कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से है लेकिन हिंदुओं से जुड़ी है, आपसे हमसे जुड़ी है। जनमत में हम बात करेंगे अमेरिका के हिंदू विरोधी चेहरे की, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदू फोबिक चरित्र की, और बांग्लादेश के बाद अमेरिका में भी हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों की गोलबंदी की। वैसे तो हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिमों की गोलबंदी पूरे ग्लोब पर देखी जा सकती है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों की जो गोलबंदी दिखी उसी की झलक अब बांग्लादेश, यूरोप और अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। ताजा मामला अमेरिका में हर वर्ष निकलने वाली इंडिया डे परेड की झांकी पर अमेरिका के मुस्लिम संगठनों के रोष से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इंडिया डे परेड में श्री राम मंदिर की झांकी पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने भारी आपत्ति जताई है। वास्तव में मुस्लिम संगठनों को इंडिया डे परेड में श्री राम की झांकी निकालने पर आपत्ति थी। मुस्लिम संगठनों का तर्क यह था कि मंदिर की झांकी बाबरी मस्जिद के विध्वंस को महिमा मंडित करता है। उनके इसी बेतुके तर्क, दुष्प्रचार और हिंदू घृणा पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।
पूरे विश्व में अल्पसंख्यकों के अधिकार की माला जपने वाले और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल मुसलमानों के पक्ष में माहौल बनाने वाले उन मुस्लिम संगठनों का ढोंग एक बार फिर सामने आ गया, जिन्होंने बीते रविवार न्यूयॉर्क में आयोजित 42वीं इंडिया डे परेड के अवसर पर अपना हिंदू विरोधी एजेंडा सामने रख दिया। अमेरिकी मुस्लिम संगठनों की नजर में अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम होता है और उन्हें यहूदी, जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू आदि अन्य धर्मों के लोगों से कोई मतलब नहीं। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने बीते रविवार को भारत की आजादी के सम्मान का जश्न मनाया था, जिस जश्न में भारत और भारत की परंपरा से जुड़ी झांकियों के साथ साथ अयोध्या की उस पावन राम मंदिर की भी झांकी निकाली गई थी, जो देश विदेश में रहने वाले तमाम हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। लेकिन इंडिया डे परेड के अवसर पर निकाली गई राम मंदिर झांकी से अब अमेरिका में रहने वाले भारतीय मुस्लिमों के साथ साथ वहां की उन तमाम कट्टर मुस्लिम संगठनों को मिर्ची लग गई, जिस पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन और अमेरिकन मुस्लिम इंस्टीट्यूशन नामक हिंदू विरोधी संगठनों ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई, जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट और भ्रामक सूचना के सहारे राम मंदिर की झांकी और हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी स्थानीय नेताओं को पत्र लिखने का अभियान शुरू कर दिया, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में मेयर एरिक एडम्स और न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल को लिखी चिट्ठी में अमेरिकी हिंदुओं द्वारा निकाली गई झांकी को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और आतंक का जश्न बताया, जिन्होंने अपनी चिट्ठी में बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए झांकी को मुस्लिम विरोधी, कट्टर और धार्मिक वर्चस्व का एक अश्लील उत्सव बताया। यही नहीं, गवर्नर को लिखी अपनी चिट्ठी में इन अमेरिकी कट्टर मुस्लिम संगठनों ने वीएचपी और बजरंग दल को उग्रवादी संगठन बताते हुए स्वामी नारायण संस्था के विषय में भी अनेक भ्रामक दावे किए। वहीं इंडियन मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष इम्तियाज भी इस झांकी में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन राम मंदिर की झांकी के बारे में पता चलते ही वो भारतीय मूल के होने के बावजूद इंडियन परेड में शामिल नहीं हुए। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका मजहब उनकी राष्ट्रभक्ति के आड़े आ गया। ऐसे में सवाल यह है कि जिन लोगों के लिए हर चीज से बड़ा मजहब है, जिनका मजहब दूसरे धर्मों के खिलाफ हिंसा की सीख देता है, वो लोग विश्व में अपने हितों और अधिकारों की रक्षा का बाजा किस उम्मीद से बजाते हैं। रिपोर्ट सुदर्शन। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या अब अमेरिका में भी हिंदू असुरक्षित है? ये प्रश्न है। 81% 81% लोग कह रहे हैं हाँ, 19% लोग कह रहे हैं ना। बहुमत ये मानता है कि अमेरिका में भी हिंदू असुरक्षित है। कोलकाता के राधा गोविंदकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और मंगलवार को सुनवाई का दिन रखा था और सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई। ये सुप्रीम कोर्ट, डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई कह रहे हैं। इस घटना को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आत्महत्या की शक्ल क्यों दी? मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने घर पर जब फोन किया तो पहले इसको आत्महत्या, पहले तो बीमार फिर आत्महत्या, इस तरीके से जो उसके माँ बाप थे भोले भाले परेशान किया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। कोर्ट क्या कह रहा है मैं आपको वापस वही सुनाता हूं। आत्महत्या की शक्ल क्यों दी गई, ये कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया। इतना ही नहीं, आगे कोर्ट ने पूछा कि जब कॉलेज में तोड़फोड़ हो रही थी तब बंगाल पुलिस क्या कर रही थी? यानी 5000 से लेकर 7000 जो लोग आए थे कॉलेज में, तब बंगाल पुलिस क्या कर रही थी? कैसे आ गए इतने सारे लोग? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस घटना ने देश को हिला दिया है और यह राष्ट्रहित का विषय है, इसलिए इसे कोई कोर्ट पर नहीं, यानी हाई कोर्ट पर नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके बाद कोर्ट ने आज एक उच्च स्तरीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा है। देखिए, रेप और मर्डर कांड को लेकर ममता सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा किया गया है। कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से बेहद नाराज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि हम डॉक्टरों की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं और ये टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में बनेगा और इसमें डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। कोलकाता केस में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस बीजेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और इसे गंभीर मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल भी पूछे हैं जो ममता बनर्जी को चुभ सकते हैं।
सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेहद कड़क लहजे में कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, कैसे हजारों लोग आरजी कर अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। सीजीआई ने यह भी सवाल पूछा है कि आखिर प्रिंसिपल ने डॉक्टर केस को सुसाइड क्यों बताया, साथ ही प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। सीजीआई का सख्त निर्देश है कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में दी जाए। वहीं दूसरी ओर इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्यपाल बोस दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें राज्य के हालात और राज्य से लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दे सकते हैं और ये बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ओर भी इशारा करता है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इन मुलाकातों का क्या नतीजा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर आपने देखी और अब इस पर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और जानकारी देते हैं ताकि आप और अच्छे से इस पूरे घटनाक्रम को समझ पाएं। ये लीजिए घटनाक्रम आराम से दिखाते हैं। 8 अगस्त से अब तक क्या हुआ। 8 अगस्त आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी यानी उसका बलात्कार हत्या 8 अगस्त को हुई है। 8 अगस्त को आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। उस डॉक्टर बिटिया का शव मिला 9 को। 10 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर संजय रॉय से पूछताछ शुरू कर दी। 10 अगस्त को 11 अगस्त को कोलकाता के सीपी का अस्पताल का दौरा कमिश्नर ऑफ पुलिस का। 12 अगस्त को फोर्डा एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की। 12 अगस्त को बीजेपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। आप सोचिए, ये घटनाक्रम का पूरा डिटेल दे रहे हैं आपको। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये आपको बताएं पूरे घटनाक्रम के बारे में। 12 अगस्त से देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 12 अगस्त से चल रहा है। 13 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अस्पताल का दौरा किया, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन। 13 अगस्त को देश भर में ओपीडी बंद का ऐलान कर दिया गया। ये सभी ने मिलकर फैसला किया डॉक्टरों ने। 13 अगस्त को ही दिल्ली समेत एनसीआर में भी डॉक्टरों का विरोध देखा गया और 13 अगस्त को ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी। ये हाईकोर्ट की तरफ से एक्शन हुआ है। अस्पताल के 4 डॉक्टरों को तलब किया गया 13 अगस्त को। अब 14 अगस्त को क्या हुआ वो जानिए। सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई के पास आ गया केस। 14 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। सीबीआई की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची है। ये भी आपको बता दें 14 अगस्त की डिटेल। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च अदालत ने 20 अगस्त को डॉक्टर की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई अहम सवाल उठाए। ये आप समझिए। टास्क फोर्स में कौन है? डॉक्टर एम श्रीनिवास, निदेशक एम्स दिल्ली। एम श्रीनिवास है यहां पर, निदेशक एम्स के। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, एमडी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, ये इसके मेंबर हैं। आरती सरीन, सर्जन वाइस एडमिरल, टास्क फोर्स में है ये। डॉक्टर गोवर्धन दत्तपुरी, निदेशक एम्स जोधपुर, टास्क फोर्स का हिस्सा। डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रबंध सदस्य, गंगाराम अस्पताल। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, ये भी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर अनीता सक्सेना, कार्डियोलॉजी हेड एम्स दिल्ली की, ये भी इसमें साथ हैं, टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। प्रोफेसर पल्लवी सापरे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई यानी प्रिंसिपल हेड। और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग एम्स, ये भी इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। टास्क फोर्स में और कौन? केंद्रीय कैबिनेट सचिव भी इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। केंद्रीय गृह सचिव भी इस टास्क फोर्स में शामिल हैं। तो ये बड़ी टास्क फोर्स में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी इस टास्क फोर्स में शामिल है, जो कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष भी आप सोचिए इस टास्क फोर्स में हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस टास्क फोर्स में हैं। तो कितने बड़े लेवल पर इसको किया जा रहा है। कटघरे में क्यों है बंगाल सरकार? एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों गई? जो देरी हुई क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। घटना को प्रिंसिपल ने क्यों दी आत्महत्या की शक्ल? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तोड़फोड़ के समय पुलिस क्या कर रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा।
ये है यहां पर क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी टिप्पणियां आपको बताएं। राष्ट्रीय अंतरात्मा की चिंता, डॉक्टरों की सुरक्षा, यह केवल भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करता है। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो आप जानिए। महिलाओं की बुनियादी समानता, अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती और सुरक्षित नहीं रह सकती तो कैसे होगा। पीड़िता की डिटेल्स का मीडिया में आना और उसकी निजता का ख्याल नहीं रखना चिंताजनक है। पूर्व प्रिंसिपल ने घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की और माता पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी। 3 घंटा इंतजार किया था। एफआईआर में इतनी देरी क्यों की गई और अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था। 7,000 लोग अस्पताल में कैसे दाखिल हुए, यह सवाल भी पूछा। पुलिस कहां थी। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती उचित नहीं है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता। पूर्व प्रिंसिपल की निष्क्रियता, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, पूछताछ में इतनी देरी क्यों, बुलाया क्यों नहीं गया और ऐसी निष्क्रियता क्यों दिखाई गई। तो खबर को आपको हमने बताया, इसके क्या पहलू थे, कैसे छुपाया जा रहा था, कोर्ट तक यह मामला कैसे आया और अब तक पूरी डिटेल में 8 अगस्त से लेकर आज तक 20 अगस्त तक क्या कुछ हुआ आपको अच्छे से समझाया है। यह एपिसोड डिजिटल में भी आपको मिलेगा यूट्यूब पे, आप वहां पर भी इस पूरे एपिसोड को देख सकते हैं, पूरे मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। अगला मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1992 में हुए अजमेर रेप केस कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह कांड न केवल एक अपराध था बल्कि एक साजिश थी जिसमें सैकड़ों लड़कियों का शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ। इस कांड में कई प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम भी सामने आए, जिनमें मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती और उसके साथियों का नाम था। अजमेर शहर में 1992 में यह मामला सामने आया जब वहां के सरकारी स्कूल और कॉलेज की कई छात्राओं को ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण किया गया। आरोपियों ने छात्राओं की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर उन्हें धमकी दी और उन्हें बार बार अपनी हवस का शिकार बनाया इन दरिंदों ने। इस कांड ने समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद अजमेर रेप केस कांड के मामले में 32 सालों के बाद, सोचिए 32 सालों के बाद न्यायालय का फैसला आया है। स्पेशल पॉक्सको कोर्ट ने अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस में कुल 18 आरोपी थे। इनमें से 9 आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद है और एक आरोपी सुसाइड कर चुका है। अजमेर रेप कांड में न्यायालय का फैसला यह तो साबित करता है कि चाहे न्याय में देर हो, लेकिन दोषियों को उनके किए की सजा भारत में यहाँ की न्याय व्यवस्था के अनुसार जरूर मिलती है। हम इसे समाज के लिए एक संदेश के तौर पर भी कह सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। पर क्या सच में उन सभी लड़कियों को इंसाफ मिला? ऐसे में सवाल यह है कि न्याय मिला तो जरूर, लेकिन न्याय मिलने में देरी क्या सच में न्याय दिला पाई? आपने अजमेर के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, जो मूवी है वो भी देखी होगी, और ये देखिए, ये असर होता है जब मीडिया दबाव बनाती है, जब आप और हम दबाव बनाते हैं तो एक्शन होता है। मामला कोर्ट में था और अब इनको अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सोचिए, ये अपराधी अब जीवन भर कारागार में रहेंगे, कैद में रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बदलापुर की, बात महाराष्ट्र की। बदलापुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए अत्याचार की घटना के बाद माता पिता और स्थानीय नागरिकों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। माता पिता का कहना है कि हमारी बेटियां यहां सुरक्षित नहीं हैं और उन्होंने स्कूल प्रशासन से बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। स्कूल में 3 से 3.5 साल की उम्र की 2 छात्राओं के साथ हुए इस अमानवीय कृत्य ने माता पिता के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। स्कूल के गेट पर बड़ी संख्या में माता पिता और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर अपना रोष व्यक्त किया। स्कूल प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे नाराज माता पिता की मांगें अब भी लंबित हैं। माता पिता और बदलापुर के नागरिक एक स्वर में कह रहे हैं कि स्कूल को बच्चियों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।
घटनास्थल पर पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर रखा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। पुलिस की ओर से देर से मामला दर्ज करने पर लोगों में भारी आक्रोश भी देखा गया। माता पिता की मांग है कि स्कूल आगे आकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बच्चियों की सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाएं। और ये तस्वीर आप देखिए, रेलवे स्टेशन को पूरा जाम कर दिया। यह गुस्सा है महाराष्ट्र के वीरों का, वहां की जनता का, जो क्रोध में है, गुस्से में है कि छोटी छोटी, सोचिए 3-4 साल की बच्चियों के साथ अगर ऐसा होने लगेगा तो शर्म आनी चाहिए उन दरिंदों को भी, ऐसे समाज को भी जिन्होंने ऐसा किया। और समाज को तालियां भी कि भाई कम से कम उन्होंने अपनी आवाज उठाई और ये आपका हक है विरोध करने का। चलिए, कई अहम मुद्दे थे जो आपके लिए मैं शिवम दत्त मेहता लेकर आया। कल फिर ऐसे ही बड़े मुद्दे आपके लिए मैं और मेरी टीम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।